अस्सलाम वालेकुम जी। प्लीज कंफर्म कर दें अगर सबको मेरी आवाज आ रही है। ओके ग्रेट। ठीक है। अच्छा, 1-2 मिनट और वेट करके फिर इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस जिन जिन के भी हैं वो कंपाइल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम इसको टेकअप कर लेंगे। मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। आज का सेशन जो है, मेरा नाम मोहम्मद अली रहमानी है और आज का सेशन जो है इट्स अबाउट Q&A। हमारे जो बाई वीकली Q&As होते हैं केडीपी के, तो ये हमारा Q&A सेशन ही है। तो जिसको केडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है A to Z, they can ask those questions, and then we'll try to tackle those questions. और बाकी जूम चैट में जो बताना चाहे वो ये बता सकता है, और बाकी सबके कैसा केडीपी का जर्नी कैसे जा रहा है, सही जा रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं, इवन इफ यू हैव एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग कोई बीबीसी का स्ट्रक्चर में, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग की है बीबीसी की वीडियोस की, और हम लोगों ने क्या किया कि उसके सेशंस को जो है ना वो सेक्शंस बना दिए बेसिकली, बजाय इसके कि हम उसको डिफरेंट सेगमेंट वाइज रखते कि पब्लिशर रॉकेट पे क्या हो रहा है, या क्योंकि मुझे जो चीज़ फील हुई हुई है कि जिसको पब्लिशर रॉकेट का ही नहीं पता कि वो हंटिंग टूल है या क्या है, देन वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से उसे ब्रेक डाउन करके एक जगह समराइज कर दिया कि हम लोगों ने बुक हंटिंग के सेशंस सारे एक जगह कर दिए। तो ऑब्वियसली पब्लिशर रॉकेट या हीलियम, ये सारे टूल्स जो हैं ये हम यूज कर रहे होते हैं बुक हंटिंग के अंदर। तो उससे रिलेटेड जितने भी सेशंस हैं वो सारे उसी के अंदर चले गए। और फिर जो दूसरा पार्ट आता है बुक क्रिएशन का, तो बुक क्रिएशन वाला पार्ट जो है उससे रिलेटेड सारी चीजें बुक क्रिएशन में चली गई हैं, जिसके अंदर ट्रिम लाइन, फॉर्मेटिंग, आउटलाइन क्रिएशन, घोस्ट राइटिंग, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट, इट हैज गॉन इनटू द क्रिएशन वाला सेक्शन। और लॉन्चिंग के अंदर जो हमारे पास लॉन्चिंग से रिलेटेड मनी चार्ट फ्लो वगैरह बनाना, और जो छोटी मोटी पीपीसी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सारी उसके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो है हमारे पास दूसरा सेक्शन जो है वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, जिसके अंदर दूसरी चीजें हमारे पास मौजूद है। अच्छा सॉरी गाइस, आई एम अ बिट अंडर द वेदर, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग सेपरेट करना पड़ेगा बीच बीच में। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन हमारा। और मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ ताकि जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं देखते हैं। या सब अपनी स्क्रीन के ऊपर खोल लें, इट्स बेटर कि मैं फुल स्क्रीन पे जवाब देता रहूँ। आप लोग जो है अपने पास जो है Q&A खोलने, जो लिंक मैंने ऊपर पेस्ट किया हुआ, मैं एक काम करता हूँ वापस पेस्ट कर देता हूँ। ऑसम अवैस, मैं आपका देख रहा हूँ तो माशाल्लाह से प्रोग्रेस इज गोइंग रियली गुड माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने शीट का लिंक वापस शेयर कर दिया है, तो इफ लाइक anyone has missed out on it, they can easily retype the questions, and I'll start taking the questions now. इंशाल्लाह उसको हम कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है,
if you see a topic that is trending in Google, when I go and look for books written on this trending topic on Amazon, I see that there are only 2 or 3 books written and have a decent revenue and stable PSR and have no author dominancy. But the revenue is not stable for its keywords because only few books have been written on this topic specifically. Remaining books that appear in search results are not should. Yes, of course we should. मैंने एक सेशन किया था जो बुक हंटिंग से रिलेटेड था, तो उसमें मैंने जो बुक हंटिंग आइडियोलॉजी आज से मेरे ख्याल में कोई 4 सेशंस पहले, तो उसमें मैंने यही बात की थी कि हम लोग जनरली यही देख रहे होते हैं कि हमारे की फैक्टर्स मैच हो रहे हैं, क्योंकि दिस एग्जैक्टली इज द स्पेस कि आपको अगर टारगेट कंपेटिटर मिल रहा है, क्योंकि जिसकी डोमिनेंसी नहीं है वो आपको ऑटोमेटिकली टारगेट कंपेटिटर हो गया, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि टॉपिक भी ट्रेंडिंग पे सब कुछ है, दिस इज लाइक वन ऑफ दोज एरियाज वेयर यू शुड डेफिनेटली गो। ये नेल डाउन एरियाज हैं। थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे आपको चेक करनी पड़ेंगी। वो क्या है कि जनरली ये होता है, जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं, एक बड़ा मशहूर पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिशर। तो पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिशर की ना बड़ी किताबें वगैरह होती हैं और उनकी काफी सारी बुक्स उन्होंने पब्लिश की नहीं है, सारा कुछ किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि उनकी किताबें बड़ी चल रही होती हैं फॉर सर्टेन कीवर्ड्स। अच्छा, हमें लग रहा होता है कि यार ये तो बड़ा कोई मशहूर टॉपिक है, इसके ऊपर मैं किताब लिख लूंगा। लेकिन होता क्या है कि वो पब्लिशर जो होता है अपना एक्सटर्नल ट्रैफिक 99% ऑफ द केसेस के अंदर लेके आ रहा होता है, क्योंकि उसकी पीपीसी की भी हमें कोई खास नजर नहीं आ रही होती। जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक होता है वो भी इतने कोई बड़े कीवर्ड्स नहीं होते। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो रहे हैं कि कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ऑथर डोमिनेंसी भी नहीं है, पीछे से एक्सटर्नल ट्रैफिक भी नहीं आ रहा है, और ट्रेंडिंग टॉपिक है, देन ऑफ कोर्स दिस इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक एंड यू हैव फाइनली फाउंड अ स्पेस जहां आपको नजर आ रहा है कि ठीक है, मैं इस जगह अगर जाता हूँ तो आई कैन बी अमंग द फर्स्ट एंट्रेंट्स इन दिस टॉपिक एंड डेफिनेटली स्कोर सम रेवेन्यूज। तो यस ऑफ कोर्स, इससे हम लोगों ने अब ये जो हार्ड लाइन पॉलिसी होती है ना कि 10 के 10 करने चाहिए अर्न या 12 के 12 अर्न करने चाहिए, ये हार्ड लाइन पॉलिसी हमने हटा दी है। इस तरह का सीन नहीं है, क्योंकि वरना उसकी वजह से जो है ना वो एक बंदे के लिए हंट करना बहुत टफ हो जाएगा। तो किसी के लिए जो है उसको हंट करना इसलिए टफ, तो हम लोगों ने इसीलिए मल्टीपल बैक एंड फोर्थ जो है वो हम लोगों ने देखा कि किसके लिए क्या सूटेबल पॉलिसीज वगैरह है, तभी मैंने लास्ट सेशन में, लास्ट से 3-4 सेशंस बैक जो मैंने बात की, तो उसमें यही था कि आपकी हंटिंग, जो रिवर्स हंटिंग वाला सेशन था एग्जैक्ट, उस रिवर्स हंटिंग वाले सेशन के अंदर यही बात की गई कि अगर आपको स्पेस नजर आ रहा है, गो विद इट। आपको टेंशन ही नहीं, आपको स्पेस नजर आ रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको पता है कि वो जो वही सारे फैक्टर्स जो अभी एक्सप्लेन किए वो सारे मौजूद हैं, देन दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स ग्रेट कि आपको वो सारी रिवर्स हंटिंग के थ्रू मिले। क्योंकि मैं पर्सनली ये सबको रेकमेंड करता हूँ कि रिवर्स हंटिंग मेरा मेथड है, मैं भी रिवर्स हंटिंग खुद यूज करता हूँ एंड इट हैज कम एक्सट्रीमली हैंडी टू मी। तो मैं तो अपनी सारी हंट्स रिवर्स हंटिंग से ही करता हूँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब बेसिकली जब ये डिस्कवर किया था मेथड तो बड़ा मजेदार लगा और इसके थ्रू बड़ा फायदा हुआ। और आपको जो है ना जब टीसीएमसी मिल जाता है तो फिर आपको जो है ना फिर आगे की खपत से आप बच जाते हैं, क्योंकि आपको बड़ा एक टेंशन हो रही होती है कि कीवर्ड्स तो मिल गए हैं, क्या रेवेन्यूज स्टेबल होंगे, क्या वो सारी चीज। तो अब आपको जब पता लग जाता है ना एक बार कि बेसिकली मेरे पास जो है वो ये सारी चीजें मौजूद हैं, मेरे पास मेरे रेवेन्यू सेटिस्फाई हो रहे हैं, मेरा पहले आपने पहले ही देख ली ना वो चीज, फिर उसके बाद कीवर्ड्स निकालने इशू। तो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ऑसम। ऐसे ही इसको लेके चलें, बिल्कुल बेहतरीन किया। तो आई होप ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इस बात पे है, what do you recommend we should put on the back cover of the book? A blurb and author bio both, just blurb, or blurb, author bio and 1 or 2 testimonials as well? अच्छा, this depends। ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसके अंदर डिपेंड करता है निश के ऊपर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी मिसाल दूं चिल्ड्रन निश की, तो चिल्ड्रन निश के अंदर आपको जितनी भी बुक्स वगैरह मिलेंगी वो सारी इस तरीके की होंगी कि उसके अंदर उन्होंने सिंपल सी 3 लाइनें लिखी होंगी, 2 लाइनें लिखी भी होंगी। बहुत ही कोई बड़ा पब्लिशर हुआ तो उसने 5-6 लाइनें लिख दी, लेकिन जनरली पीपल अवॉइड मेसिंग अप द चिल्ड्रन बुक्स उसके अंदर इतना ज्यादा डालने में। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कुक बुक्स के अंदर डालना, कुक बुक्स के अंदर जो है वो लोग थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा कंटेंट होता है, मैंने जनरली देखा है। तो ये निश के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके निश के अंदर जितने लोग ये काम कर रहे हैं, आप उस ट्रेंड को देखते हैं कि भाई निश के अंदर बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग विद द फ्लो, देन इट्स ओके। क्योंकि देखिए होता ये है कि यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा जहन लड़ाना होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास आप एक किताब बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है।
तो किताब बनाने के लिए आपने रिसर्च वगैरह की। अब आप ये कंज्यूमर की साइकी से सोचें, क्या इस किताब के लिए मुझे सोशल प्रूफ्स देना बहुत लाजिम है? अब एक मिसाल मैं देता हूँ, एक बंदा जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर किताब लिखवा रहा है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबों के पीछे यूजुअली ऑथर की बड़ी हैवी डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि ये ऑथर हमारे जो है उन्होंने बड़ा हैवी शैवी ये किया हुआ है। अंदर भी होगी ऑथर बायो, और वो तो अच्छी खासी प्रोलॉन्ग्ड होगी, और बाहर बैक कवर पे भी होगी, टेस्टिमोनियल्स भी होंगे। अच्छा, टेस्टिमोनियल तो खैर नॉवेल्स में भी आते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा अभी फिलहाल, इसी एग्जाम्पल के ऊपर स्टिक करते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली है इस तरीके की क्योंकि उसके अंदर अब आप जरा कंज्यूमर साइकी से सोचें कि भाई मैं अपना पैसा मैनेज करवा रहा हूँ, इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है? अच्छा, इन अनदर केस अगर देखा जाए कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे की किताब है, एक चिल्ड्रन निश की बुक है, तो उसके अंदर क्या है भाई, बच्चे को रात में कहानी पढ़ के सुनानी है, छोटी सी एक बोर्ड बुक टाइप की जो मैं पेपर बैक में बना रहा हूँ। तो उन 10-12 पेजों के लिए मुझे कोई ऑथर का मैं इतना नहीं सोचूंगा, कोई प्रूफ वगैरह। हाँ, अदर केसेस के अगर मैं कोई मेंटल हेल्थ वगैरह बच्चे की इस तरह किसी चीज के ऊपर किताब लिखवा रहा हूँ, तो तब मैं ये बात सोचता। वहां पे आपको लिखना होता है कि डॉक्टर वो उसका जो लंबी चौड़ी आती है पीएचडी व्हाट्सएवर जो आप लिख रहे हो कि अगर एंग्जाइटी वगैरह रिलेटेड कोई किताब है। अदरवाइज वही बात है कि निश टू निश आप चेक करते हो इस चीज के अंदर कि आपने अपने कंपेटर्स को चेक किया, आपने उन सबको देखा वो क्या कर रहे हैं, और आपने देख लिया कि भाई जहाँ जो आपको जो सबसे बेस्ट लग रहा है कि आपने फिर उसके रिव्यूज भी स्टडी कर लिए। किसी ने अगर रिव्यूज में उसकी तारीफ कर दी, अव्वल तो कोई बैक कवर की इतनी तारीफ वगैरह नहीं करता, लेकिन आप जनरली अपना आइडिया लगाते हैं उस चीज को देख के कि यार इस डिश के अंदर ये लोग बैक कवर पे क्या डाल रहे हैं, ऑथर बायो डाल रहे हैं या छोटा छोटा ये 3-4 लाइनें लिख के बस उसको खलास कर रहे हैं, तो आपने वैसे ही कर देना। तो ये इसका सिंपल से फॉर्मूला है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये इस तरह से खूब क्लियर हो गया होगा। ओके, how to track keyword ranking for organic orders? Cerebro seems to be giving ऑर्गेनिक ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के ऊपर तो मुझे नहीं पता कि आप ऑर्डर्स की क्या बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक रैंकिंग ट्रैक होगी। तो ऑर्डर ट्रैक नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि कीवर्ड के ऊपर आप नहीं कर सकते amazon के। दैट डज नॉट वर्क फॉर किंडल, सही है, केडीपी के अंदर वो चीज़ वर्क नहीं करती। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैकिंग जो होती है वो आप उससे नहीं करेंगे। हम जितनी भी कीवर्ड ट्रैकिंग वगैरह कर होते हैं मैनुअल होती है, कि आपने क्या किया कि अपनी कोई पोस्टल कोड जो भी आप सेट कर रहे हैं, पाइंडेल वगैरह जो भी आप कर रहे हैं वो आपने सेट किया, और उसके बाद फिर आप मैन्युअली उसको देख रहे होते हैं। हीलियम का स्क्रीनशॉट वैसे मांग लेते हैं कीवर्ड ट्रैकिंग के अंदर, लेकिन जनरली इट्स मैनुअल इज मच मच बेटर, क्योंकि उसकी जो सर्कुलेशन टाइम होता है वो 24 से 48 आवर्स तक भी वैरी करता है हीलियम का। तो वो रिजल्ट्स पुराने हो जाते हैं। कभी कभी रैंक डी रैंक हो रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, पीछे आप हीलियम के रिजल्ट उठा के आपको लग रहा होता है कि आप रैंक हुए हो, और कभी कभी रैंक हो जाते हो और आपको पीछे लग रहा होता है कि हीलियम आपको दिखाई नहीं रहा होता। तो इस वजह से, सो यस। My main competitor is delisted. How can I take advantage of it via PPC? Obviously by ranking yourself on the relevant keywords. अगर आपका मेन competitor delisted है तो आपके पास उसकी रिवर्स एसेट तो हुआ होगा उसकी उसके keywords का। तो जहां जहां पे वो जिन keywords के ऊपर सेल उठाता था उन keywords के ऊपर उसमें जो स्मॉल सर्च वॉल्यूम बेस्ड keywords है उनके ऊपर जाके आप अपना लेवरेज आउट करें उस चीज को। एज सिंपल एज दैट। आपको पता है कि वो मतलब अब ये रिसर्च, अब आप डी लिस्टिंग की बात तो जारी नहीं पता लगा सकते, लेकिन लिस्टिंग टाइम पे अगर आपने रिसर्च की हो कि जो लो कंपटीशन बेस्ड कीवर्ड्स थे और जिन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम भी मीडियम था, तो 1 से 2 हजार, उन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करें जाके, सिंपल वहां पे आप अपने आप को लाने की कोशिश करें। दैट इज हाउ यू कैन लेवरेज इट आउट, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि पीटी तो आप कर नहीं सकते। और क्योंकि अगर जितना भारी कंपेटर होगा पीटी आप अच्छा डी लिस्टेड है, डी लिस्टेड तो मैं गायब हो गया, ठीक है। तो पीटी करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो फिलहाल आपके पास सिर्फ ऑप्शन यही होता है कि आप मिड टीयर सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स उठाएं और उन मिड टीयर सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को उठा के लो कंपटीशन वाले एरियाज में जहाँ पे वो रैंक था वहां पे जाके उसको लेवरेज आउट करें। ये होता है तरीका जनरली। हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड इन केडीपी, ओके। लास्ट टाइम भी ये सवाल था, जस्ट वन सेकंड। आई थिंक इन जनरल क्वेश्चन था हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, ये है हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड इन केडीपी, ठीक है। देखें, केडीपी के अंदर ब्रांड बनाने की आइडियोलॉजी ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपको निश को डिसाइड करना होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं कोई किसी ब्रॉड निश के अंदर जा रहा हूँ, तो जनरली बहुत ही बेसिक्स अगर मैं लेके चलूँ तो
जिस भी निश के अंदर आप जा रहे हैं उसमें आपने इस तरीके से कुछ बना लिया कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड करके, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है बुक की सीरीज लॉन्च करना। मिसाल है चिल्ड्रन निश के अंदर लोग जो है वो यूनिकॉर्न बेस्ड बुक लॉन्च करते हैं, वहां से उन्हें नजर आया कि अच्छा बच्चों की मार्केट बन गई, अच्छी ईमेल्स कलेक्ट हो गई हैं। फिर उसके बाद जो कोई नेक्स्ट ट्रेंडिंग, जैसे यूनिकॉर्न का लड़कियों में अमेरिका में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बच्चों में, छोटे बच्चों में, तो फिर उसी तरीके से छोटे बच्चों में किसी और चीज का ट्रेंड जो अच्छा चल रहा होगा उससे रिलेटेड आपने उठा के उस कोई किताब बना ली। फिर आपको नजर आया कि यार अब मैं एक मिसाल है कि मैं लो कंटेंट बुक या, चलिए लो कंटेंट की मिसाल ऐसे दे रहा हूँ मैं क्योंकि मसला है कि मैं फिर और टॉपिक्स आउट हो जाते हैं, वो मैं करना नहीं चाह रहा। लेकिन जनरली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कोई पहले नाम रखा, वैसे तो ऑथर बेस्ड ब्रांड भी हो सकती है और पब्लिशर बेस्ड ब्रांड भी हो सकती है, दो स्ट्रैटेजीज तो आपके सामने होती हैं। आपने अपनी पब्लिशिंग कंपनी का एक नाम एस्टैब्लिश किया कि भाई मेरी पब्लिशिंग कंपनी का ये नाम होगा, और दूसरा आपने एस्टैब्लिश किया कि भाई मेरा या तो मेरे ऑथर के रास्ते से मैं आऊंगा। ठीक है। लो कंटेंट बुक्स के अंदर जनरली लोग पब्लिशिंग के नाम से आते हैं, और जो दूसरी ये एंग्जाइटी वगैरह और इस तरह की जो सेल्फ हेल्प बेस या नॉवेल्स इस तरह की निशेस के अंदर लोग ऑथर बेस के नाम से आते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपने प्री डिफाइन करना होता है, ये पहले से सोचना होता है कि अगर मुझे नजर आ रहा है ना, अब बच्चों की निश के अंदर ना बड़ा खुला खेलने का माहौल है कि चिल्ड्रन निश के अंदर जैसे कोई बंदा लॉन्च करता है अपनी, उसकी एक अच्छी किताब चल जाती है, दैट इज टारगेटिंग टॉडलर्स या फॉर एग्जांपल थोड़े से बड़े बच्चे, प्री स्कूलर्स या किंडरगार्टन के बच्चे। तो अब वो क्या करेगा, अपनी निश को सोचेगा यार अब मैं प्री स्कूलर्स की कोई निकाल दूं, अब मैं किंडरगार्टन की कोई निकाल दूं। तो इतना एरिया होता है उसके पास सिर्फ बच्चों के अंदर ही एक्सपैंड करने का कि वो एक्सपोनेंशियली लेके चला जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप अडल्ट में भी आ जाओ, तो अडल्ट के अंदर अगर आपकी कोई किताब जो है वो फॉर एग्जांपल, अब अडल्ट निश की मैं क्या मिसाल दूं, चले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को उठा लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब है, तो आपने फॉर एग्जांपल एक किताब निकाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट 101, एंड द नेक्स्ट बुक दैट यू विल टेक आउट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट 102। अब आपको नजर आ रहा है कि मैंने अडल्ट के दो एरियाज कॉन्कर कर लिए हैं और अच्छा नाम मेरा बन गया। नाउ लेट्स गो इनटू टीम्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर टीम्स। तो आप जब इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं ना, अच्छा ये होती है हाई कंटेंट बुक्स, और ऑब्वियसली दीस कंटेंट्स आर प्रीटी सीरियस कंटेंट्स। तो इसके अंदर ये होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप 10-10 बुक्स लॉन्च कर रहे होंगे, आपकी ब्रांड आइडियोलॉजी होगी यार, बनाना है जो किताबें लिखनी है बहुत तमीज से लिखनी है, बहुत तमीज से लॉन्च करनी है। क्योंकि मैंने जो बहुत से गोनों की एग्जांपल्स में देखता रहता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि किताबें लिखवा तो लेते हैं, फिर मार्केट सही से नहीं करते, फिर जब सही से मार्केट नहीं करते तो किताब को डंप कर देते हैं बिल्कुल ही। हम इस तरह की स्ट्रैटेजी को जनरली अडॉप्ट नहीं करते, किताब को बिल्कुल ही डंप कर दिया वैसा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि अगर आप एक टेक्निकल टॉपिक के ऊपर किताब बनवा रहे हैं, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट, इट माइट